देखो ध्यान से, सबसे पहले रेप्लिकेशन, पिछले क्लास में भी मैंने बोला था कि डीएनए का डबल होना, ये एक डीएनए है, ये एक डीएनए है, इस डीएनए को डबल करना है, डबल करना है। सर क्यों डबल करना है ये समझ में नहीं आया। सर रेप्लिकेशन होना क्यों जरूरी है, हम होना वर्ड नहीं पढ़ते, हम पूरा चीज पढ़ लेते हैं, लेकिन क्यों होता है ये नहीं पढ़ते। समझिए ऐसे, ये देखिए बैक्टीरिया है और ये उसका डीएनए है, ये उसका क्रोमोसोम है, ये उसका जेनेटिक मटेरियल है। बैक्टीरिया में एक ही क्रोमोसोम होता है, सर्कुलर शेप का डीएनए है ना। बैक्टीरिया में एक ही क्रोमोसोम है, यही क्रोमोसोम कुछ प्रोटीन से जुड़ जाता है ना, डीएनए कुछ प्रोटीन से जुड़ जाता है और क्रोमोसोम बनाता है। तो कभी मैं क्रोमोसोम बोलूं, डीएनए बोलूं, कंफ्यूजन नहीं होना है, सेम चीज है। अब देखिए ध्यान से, इस बैक्टीरिया को 20 मिनट में डबल होना है, क्योंकि बाइनरी फ्यूजन में एक बैक्टीरिया 1 से 2 हो जाता है। आप सभी बच्चों को अच्छे से मालूम, 1 से 2 हो जाएगा। इसके पास में कितना डीएनए है या क्रोमोसोम है, सर 1 है। लेकिन जब बैक्टीरिया डबल होगा तो दोनों बैक्टीरिया में एक एक क्रोमोसोम देगा ना, आधा आधा थोड़ी ना दे सकता है। बैक्टीरिया में जो पेरेंट है उसके अंदर एक क्रोमोसोम है, 2 उससे नए डॉटर सेल बन गए, दोनों के अंदर में एक एक क्रोमोसोम जाना चाहिए ना। उसके पास तो एक ही है, तो वो क्या करेगा, उसके पास में एक ही ऑप्शन है कि वो इस क्रोमोसोम को डबल कर दे, उसको डबल कर दे, यानी रेप्लिकेट कर दे, रेप्लिकेट कर दे, डबल कर दे, और दोनों में एक एक डाल दे। यानी कि जो बैक्टीरिया है वो डिवाइड करने से पहले, मान लीजिए ये इकोलाई बैक्टीरिया है, डिवाइड करने से पहले ये अपने डीएनए का एक हूबहू कॉपी बना लेगा, हूबहू कॉपी बना लेगा, एकदम 100% सिमिलर होगा। फिर वो जब डिवाइड करेगा बाइनरी फ्यूजन से, तो दोनों में एक एक डीएनए का या क्रोमोसोम डाल देगा। तो दोनों के अंदर में एक एक क्रोमोसोम आ गए, फिर से ये डिवाइड करेगा तो 1 से 2 बनेंगे, 1 से 2 बनेंगे। लेकिन जो पेरेंट है उसके पास में तो एक ही क्रोमोसोम है या डीएनए सर्कुलर शेप का, तो वो क्या करेगा, फिर से अपने आप को रेप्लिकेट कर लेगा, रेप्लिकेट कर लेगा, रेप्लिकेट कर लेगा ना, और एक एक बांट देगा। इसलिए रेप्लिकेशन जरूरी है, इसलिए रेप्लिकेशन जरूरी है। जैसे हमारे अंदर क्रोमोसोम कितने होते हैं, 46 होते हैं। ध्यान से सुनिएगा, माइटोसिस में सेल गया और 2 सेल बने। माइटोसिस में क्या होता है, एक सेल से 2 सेल बनते, 1 से 2 सेल बनते, लेकिन पहले पेरेंट सेल में कितने क्रोमोसोम थे, 46। इससे कितने डॉटर सेल बने, सर 2 डॉटर सेल बने, 1 से 2 सेल बनता है, तो दोनों में क्रोमोसोम का नंबर कितना हो गया, 46। तभी तो माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। पहले जितना क्रोमोसोम था 2n is the 46, बाद में भी 2n is the 46 ही है। सर ऐसे कैसे हो गया, सर 46 था तो आधा आधा होना चाहिए था ना, सर 46 था तो 2 सेल बने तो 23 होना चाहिए था। तो सर 46 कैसे गया, यानी कि आपके पापा के पास 46 रुपए है, ईद का दिन है, उनके 2 बेटे, आप हो और आपका एक बड़ा भाई है, दोनों को पापा को 46 रुपए देने। आपके पापा के पास 46 रुपए, आप 2 भाई, दोनों में 46 रुपए कैसे जाएगा। हाँ, इसलिए हमें सेल डिवीजन डिफिकल्ट लगता था। तो क्या होता है, ध्यान से सुनिए, एनसीईआरटी के लाइन को पढ़िए। हम पहले क्या करेंगे, 46 जो क्रोमोसोम है उसे 92 में कन्वर्ट कर देंगे। हम क्रोमोसोम के नंबर को डबल करेंगे, याद रखना, हम क्रोमोसोम के नंबर को डबल करेंगे। फिर ये सेल को 2 पार्ट्स में तोड़ दिया, दोनों में 46 चले गए, दोनों में 46 चले गए। तो आप बोलिएगा सर क्रोमोसोम कहां डबल होता है, हमने तो पढ़ा डीएनए डबल होता है एस फेज में डीएनए डबल होता है। सर क्रोमोसोम तो डबल नहीं होता ना, नहीं, बहुत ध्यान से, एस फेज में डीएनए का डबलिंग होगा, एस फेज में डीएनए का डबलिंग होगा, डीएनए का रेप्लिकेशन एस फेज में करता है सेल डिवीजन में। लेकिन क्रोमोसोम भी डबल होगा, जब आप पढ़िएगा एनाफेज। एनाफेज में याद कीजिए, अगर आपने क्लास 11 थोड़ा सा पढ़ा होगा, ये एक क्रोमोसोम है। एनाफेज में क्या होता है, बीच से ये टूट जाते हैं और ये 2 अलग अलग क्रोमोसोम में बन जाएंगे, ये अलग अलग 2 क्रोमोसोम बन जाएगा। तो 46 से कितने बन गए बोलिए, 92 बन गए। और 92 जब बन गए तो 46
इक्वली डिवाइड कर दिया जाएगा। यही कहानी, यही कहानी। अब सेकेंड क्वेश्चन आएगा। सेकेंड क्वेश्चन ये आएगा कि ये मुझे बताइए कि रेप्लिकेशन होता कहाँ है। चलिए ध्यान से सुनिएगा, गड़बड़ नहीं कीजिएगा। डीएनए का रेप्लिकेशन होता कहाँ है? तो आप बोलिएगा डीएनए का रेप्लिकेशन, सर हमें तो अच्छे से मालूम है, एनसीईआरटी में तो लिखा भी है, सेल साइकिल सेल डिवीजन में भी पढ़ना था और मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में भी पढ़ना है। डीएनए का रेप्लिकेशन अगर पूछा जाए यूकैरियोट्स में तो आंसर करके आइएगा, आंसर करके आइएगा, ध्यान से सुनना, आंसर करके आइएगा एस फेज। सर ये एस फेज क्या होता है मुझे बताने की जरूरत नहीं है, स्मार्ट बच्चा हो, सेल साइकिल आपने पढ़ ही रखा है, आपको पता है सेल साइकिल का मोर देन 95% टाइम प्रिपरेशन में निकलता है, जिसे आप कहते हो तो इंटरफेस या आई फेज। याद कीजिए आई फेज को हमने G1, S और G2 में डिवाइड किया था, याद कीजिए। इसी इंटरफेस के एस फेज में, इसी इंटरफेस के एस फेज में डीएनए का डबलिंग होगा, यानी डीएनए अपने आप को रेप्लिकेट करेगा। ये कहानी किसकी है? यूकैरियोट्स की। लेकिन एक बार नीट में क्वेश्चन आया, बड़ा कंफ्यूजन हो गया, 99% बच्चों ने गलत कर दिया आंसर। क्वेश्चन क्या था? डीएनए रेप्लिकेशन इन ई कोलाई कब होगा? ई कोलाई तो प्रोकैरियोट से, ई कोलाई तो बैक्टीरिया है ना, और यानी कि बैक्टीरिया किस में आते हैं? प्रोकैरियोट्स में। प्रोकैरियोट्स के अंदर में सेल साइकिल होता ही नहीं है। अरे वो तो सिंपल बाइनरी फ्यूजन से डिवाइड करते हैं, काहे का माइटोसिस, काहे का मियोसिस, आपको तो अच्छे से मालूम है। वो तो ए माइटोसिस, कुछ उसके अंदर में क्या हो जाता है? बाइनरी फ्यूजन हो जाता है। तो ई कोलाई यानी प्रोकैरियोट्स के अंदर में सेल डिवीजन नहीं होगा ना, सेल साइकिल सेल डिवीजन का कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, तो वहां एस फेज नहीं होगा। तो सर कब होगा? यही तो क्वेश्चन था नीट का, जो मैक्सिमम बच्चों ने गलत कर दिया। क्वेश्चन था ई कोलाई में कब होगा, पहला ऑप्शन था एस फेज, सभी बच्चे ने एस फेज कर दिया, आंसर गलत। प्रोकैरियोट्स में सेल साइकिल होता ही नहीं है ना। तो सर होगा आंसर क्या? आंसर सीखिए, ये ई कोलाई है और ये उसका डीएनए है, ये इसका डीएनए है ना, ध्यान से सुनिएगा ना। ऑप्शन में था जस्ट बिफोर, देखिए ध्यान से, अभी से बाइनरी फ्यूजन में जाना है, तो बाइनरी फ्यूजन से जस्ट पहले ये डीएनए अपने आप का कॉपी बना लेगा, जैसे अभी मैंने आपको बताया था, बाइनरी फ्यूजन से जस्ट पहले अपने आप को रेप्लिकेट कर लेगा, दो बन गए, और अब यहां से दो बैक्टीरिया तैयार हो गए बाइनरी फ्यूजन से, दोनों में एक चले जाएंगे। तो ऑप्शन में क्या था? एक ऑप्शन ये था जस्ट बिफोर बाइनरी फ्यूजन, बाइनरी फ्यूजन से जस्ट पहले उनका डीएनए रेप्लिकेट कर जाएगा, क्योंकि वो सेल साइकिल को फॉलो नहीं करते, वो कोई माइटोसिस म्यूसिस का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है प्रोकैरियोट्स में। तो अब मेरे में से समझ में आ गया, फटाफट हैंड रेज कीजिए। ये क्वेश्चन समझ में आ गया, फटाफट हैंड रेज कीजिए। चलिए फटाफट हैंड रेज कीजिए। आप जब बनाते होगे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन तो मिला होगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में आपको जरूर मिला होगा, याद कीजिए आप अगर आपने बनाया होगा तो। चलिए एक और चीज, नया चीज सिखाता हूं, कुछ नया सीखिए, पुराना चीज तो सभी को आता है, कुछ नया सीखिए। ये मान लीजिए ये आपका डीएनए, मान लो बच्चा ये आपका डीएनए, ठीक, यहां पर बच्चा ए है, टी ए, सी ए, सी ए, जी, डीएनए का पहला स्टैंड बना दिया। दूसरा स्टैंड क्या होगा? सर सबको आता है, ए का टी, टी का ए, सी का जी, सी का जी, जी का सी। चलिए ये बच्चा आपका ओरिजिनल डीएनए है, ओरिजिनल डीएनए है, एक डीएनए है। जब रेप्लिकेट होगा तो आपको मैंने क्या बताया था? डीएनए के दोनों स्टैंड आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हैं, ए टी से हाइड्रोजन बॉन्ड से जुटा है, जी और सी से हाइड्रोजन बॉन्ड से जुटे, और ये वीक होता है, वीक होता है, आसानी से टूटेगा। तो दोनों स्टैंड अलग हो गए, दोनों स्टैंड अलग हो गए ना, यानी कि यहां पर आ गया ए, यहां आ गया बच्चा टी, यहां आ गया सी, यहां सी और यहां जी। इधर क्या आ गया? टी, इधर ए, इधर जी और इधर सी। आ गया ना समझ में? बोले हाँ सर आ गया समझ में। अब देखिए, अब इसके ऊपर नया स्टैंड बन जाएगा, नया स्टैंड बन गया टी, ए, जी और सी, ठीक। यहां पर नया स्टैंड बन गया ए,
यहाँ ए का कॉम्प्लीमेंट्री टी, जी का कॉम्प्लीमेंट्री सी, जी का कॉम्प्लीमेंट्री सी, सी का कॉम्प्लीमेंट्री जी। मुझे बताइए जो आपका डीएनए था, ये जो मेन डीएनए था, ये जो मेन डीएनए था, ओरिजिनल डीएनए था, उससे 2 कॉपीज बन गए, 2 डीएनए बन गया, दोनों डीएनए 100% क्या सेम नहीं है? पहले वाले के सेम नहीं है? देखिए तो ये वाला डीएनए को देखिए और इस डीएनए को देखिए, दोनों 100% सेम नहीं है क्या? इस डीएनए को देखिए, इस डीएनए को देखिए, क्या 100% सेम नहीं है क्या? हाँ सर, 100% सेम है। तो रेप्लिकेशन में एक से जो 2 डीएनए बनता है 100% सेम होता है, 100% सेम होता है, कोई भी डिफरेंस नहीं, 100% सेम होगा। तो गड़बड़ है सर, इससे फायदा? अरे भाई इसी से तो फायदा है, देखिए इसी से फायदा है। ये आपके फादर साइड से स्पर्म आया, मम्मी के साइड से ओवम आया, ओवम ये स्पर्म दोनों फ्यूज करके क्या बने? जाइगोट बना, और जाइगोट में ये डीएनए आ गया। ठीक, सिंपल समझिए, आपके बारे में बता रहा हूं, आपके बारे में, आपका फॉर्मेशन जाइगोट बना। यही जाइगोट अब क्या करेगा? माइटोसिस करके इम्ब्रियो बना लेगा। अब जब इम्ब्रियो में लाखों सेल बनेंगे, सेल बन रहा है, सेल बनते जा रहे, सेल बनते जा रहे, बनते जा रहे, इस सेल के अंदर जो भी डीएनए होगा वो जस्ट जाइगोट वाला ही तो होगा, क्योंकि जाइगोट का सेल रेप्लिकेट किया, उसका डीएनए रेप्लिकेट किया और सभी के अंदर सेम डीएनए। अब इस इम्ब्रियो से आप बन गए, आपके अंदर में लीवर बना, किडनी बना, ब्रेन बना, हैंड बने, लेग बने, आपका बॉडी का हर पार्ट इम्ब्रियो से बना। तो बॉडी के हर पार्ट में सेम डीएनए होगा ना जो जाइगोट में था। आपके बॉडी पार्ट में हर सेल में सेम डीएनए होगा जो आपके इम्ब्रियो में था, जो आपके जाइगोट में थे। यानी कि इस सेल का डीएनए निकाले, इस सेल का डीएनए निकाले, दोनों 100% से। यहां का सेल निकाले, लीवर का सेल निकाले, 100% से। इसी का फायदा तो हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में ले लेते हैं, इसी का फायदा तो हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में ले लेते हैं। सर कैसे बता सकते क्या? अरे आसान है, तुम गए बच्चा किसी का मर्डर करने, तुम गए किसी का मर्डर करने, तो किसी का गला दाबोगे तो क्या वो बोलेगा हाँ मार दो, बहुत अच्छी बात है, मोस्ट वेलकम, मार दीजिए मुझे, मैं तो मरना ही चाहता हूं। क्या वो लड़ाई नहीं करेगा आपसे? आप उसका गला दाब रहे हो तो थोड़ा लड़ाई तो करेगा, नींद में भी ये जग जाएगा तुम्हारा। अरे लड़की अगर नाखून बड़े होंगे खरोच देगी, तो उस लड़की के नाखून में क्या होगा ना, उसके अंदर जिसने मारा है, जिसने मारा है, एक्यूज जो है, वो क्या होगा, उसके कुछ सेल उसके नाखून में आ जाएंगे। हो सकता है तुमने उसको छील दिया बेटा, नाखून कट दिया, उसके ब्लड नीचे गिर जाएंगे, हाँ ब्लड गिर जाएंगे। रेप वाले सीन में क्या होता है, स्पर्म मिल जाएगा। तो अब क्या करेगा, मान लो तुमने किसी का मर्डर किया तो तुम्हारे सेल वहां पर गिर गए, इस पर्सन का, एक्स नाम के पर्सन का डेथ हो गया और तुम उसे मारने गए थे, मारा, रात में भाग गए, भागे बेटा, गुवाहाटी में हो तुम तो दूसरे दिन, रात में मारा। अब फॉरेंसिक डिपार्टमेंट वाली आएगी, बोले अरे यहाँ तो ब्लड सेल गिरा हुआ है भाई, ब्लड सेल गिरा हुआ है, स्किन सेल गिरे हुए, हेयर फॉलिकल गिरा है, तुम्हारा बाल का टुकड़ा गिर गया है। तो ऐसा करो, इस सेल को उठा लो, उठा लो। अब क्या करेगा, इस सेल का डीएनए को वो क्या करेंगे, फिंगरप्रिंट बनाएंगे। इसका क्या बनाएंगे, फिंगरप्रिंट बना लेंगे। कुछ पैटर्न बना लिया जो फिंगरप्रिंटिंग में आप पढ़िएगा, बना लिया। अब उसे शक है, पुलिस डिपार्टमेंट अब चेक करेगी, अरे भाई तेरा दोस्त कौन कौन सा था, तेरे दुश्मन कौन कौन है, किस किस से जान पहचान है, कौन कौन आ सकता है इसके घर में, सबका लिस्ट बनाई पुलिस ने, सबका लिस्ट बनाया, ए का, बी का, सी का, डी का, तुम हो बेटा सी। सबको बोलोगे तुम लोग अपना अपना डीएनए भेजो, तो तुम्हें लोग पे शक है कि तुम्हें मारा है उसे, हाँ बोले नहीं हम तो गुवाहाटी में थे, बेटा गुवाहाटी में हो, लंदन में हो, डीएनए भेजो। ए ने अपना डीएनए को भेज दिया, डीएनए को भेज दिया, उसका फिंगरप्रिंट ऐसा बना, ऐसा बना, ऐसा बना। बी ने अपना भेजा, उसका फिंगरप्रिंट ऐसा बना, ऐसा बना, ऐसा बना, क्योंकि उसके अंदर डीएनए अलग। अब तुम्हारा तुम्हारा अरे तुम्ही ने मारा है ना, तुम्हारी डीएनए तो वहां गिरा हुआ होगा, तो तुम्हारे सेल का हर डीएनए तो सेम होता है, तुम्हारे सेल का हर डीएनए एक ही तरह का तो होगा, तो तुम्हारा सेम प्रिंट बनेगा ना। अब पुलिस पकड़ लेगी तुम्हें, अरे भाई तेरा डीएनए क्यों मैच कर रहा है वहां के डीएनए से, तू ही गया था क्या वहां, तो बोले नहीं मैं तो गुवाहाटी में था। 4 डंडे देगी तो बोले हाँ हम ही तो मारे थे, वो मुझसे ज्यादा नंबर लाता था, हर बार टेस्ट में टॉप कर जाता, मैंने मार दिया, हाँ
ऐसा भी होता है, न्यूज़पेपर में तुम देखते होगे ना, पुलिस पकड़ के ले जाएगी। तो पूरा फिंगरप्रिंटिंग का कॉन्सेप्ट इसी रेप्लिकेशन के मेथड से ही चलता है। अब बताओ किसे किसे समझ में आया? अब फटाफट बताओ किसे किसे समझ में आया ये कॉन्सेप्ट? किसे किसे ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? तो है इंटरेस्टिंग, ठीक है। चलो ठीक है, चलो अब मुझे बताना, डीएनए का रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव तरीके से होता है, ये सबसे पहली बार किसने सजेस्ट किया था, किसने बताया था? आंसर इस बार आप कीजिएगा, क्योंकि पिछले क्लास में पढ़ा रखा है। डीएनए का रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव तरीके से जाएगा। सेमी कंजर्वेटिव यानी कि ये आपका मेन डीएनए, इस डीएनए के दोनों स्टैंड खुल गए, ये पुराना डीएनए, ये पुराना डीएनए, इसके ऊपर में बना नया डीएनए, तो आधा पुराना आधा नया। एक डीएनए ओल्ड वाला था, इससे नए 2 डीएनए बन गए, रेप्लिकेशन हो गया। तो जो नया बना उसमें एक स्टैंड पुराना, एक स्टैंड नया, एक ओल्ड एक न्यू, इसीलिए कहा सेमी मतलब आधा, आधा पुराना आधा नया। ये सबसे पहली बार सजेस्ट किसने किया था बोलिए? पिछले क्लास में बताया था आप लोगों को, सजेस्ट किसने किया था, आइडिया किसने दिया था, कॉन्सेप्ट किसने दिया था, बताइए? तो आंसर होगा वाटसन एंड क्रिक। वाटसन एंड क्रिक, ये मैंने आपको पिछले क्लास में बता दिया था, बोले ठीक। लेकिन क्या उन्होंने कभी प्रूफ किया? क्या उन्होंने कभी प्रूफ किया कि डीएनए का रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है? नहीं, कभी प्रूफ नहीं किया। प्रूफ किसने किया था बताइए? प्रूफ किसने किया था? तो ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा बचना है, प्रूफ वाला क्वेश्चन आए तो पहले देखिए प्रोकैरियोट्स का पूछा या यूकैरियोट्स का पूछा। अगर प्रोकैरियोट्स का पूछेगा तो आंसर मेजल्सन एंड स्टॉल करके आइएगा, और अगर पूछा जाए यूकैरियोट्स का तो आंसर टेलर करके आइएगा। याद करो पिछले क्लास का, याद आ रहा है? एक क्वेश्चन ऐसे डायरेक्टली आ जाता ना कि प्रूफ किसने किया था ये बता दीजिए। चलिए, तो यहां तक हमने पिछले क्लास में आपको सजेस्ट किया था। अब हम लोग पढ़े डीएनए रेप्लिकेशन का मैकेनिज्म क्या होगा, डीएनए आखिर रेप्लिकेट होंगे कैसे, मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए का रेप्लिकेशन जो होता है उसका मैकेनिज्म क्या होता है, वो कैसे अपने आप को रेप्लिकेट करेंगे। चलो यहां तक क्लियर है सभी को? फटाफट हैंड रेज करो, फटाफट हैंड रेज करो, यहां तक सभी को क्लियर है? चलो अब देखो ये तुम्हारा डीएनए, अब चलो मैकेनिज्म पे आ जाओ, मैकेनिज्म पे आओ। ये देखो ये तुम्हारा डीएनए, ये डबल स्टैंड, ये डीएनए, ठीक, ये तुम्हारा डीएनए। डीएनए के दोनों स्टैंड आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े, डीएनए के दोनों स्टैंड आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े। सबसे पहला डीएनए का रेप्लिकेशन कहां से स्टार्ट होगा? आपके अंदर डीएनए है, क्या यहां से स्टार्ट हो जाए, क्या यहां से स्टार्ट हो जाए, या मिड से स्टार्ट हो जाए? डीएनए आखिर रेप्लिकेट करना कहां से स्टार्ट करेगा? तो आप बोलिएगा ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इंड से करे, सेंटर से करे, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं। डीएनए में कुछ स्पेशल साइट है, डीएनए में कुछ स्पेशल साइट है, जगह है, जिसे हम लोग कहते हैं ORI साइट, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट। पहले सुनिए, डीएनए में कुछ स्पेशल पार्ट, स्पेशल जगह जिसे कहते हैं ORI साइट, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट। वो कोई प्रोटीन नहीं है, कोई लिपिड नहीं है ना, वो डीएनए ही है, वो आपका डीएनए का पार्ट ही है। इस पार्ट को ही एंजाइम पहचानेगा और वहीं से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा, दूसरे जगह से नहीं होगा। यानी डीएनए का वो जगह, वो पार्ट जो स्पेशल पार्ट है, जहां एंजाइम पहचानेगा वहीं से रेप्लिकेशन स्टार्ट करेगा, उसी को कहते हैं ORI साइट या ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट। तो नीट के पेपर में एक क्वेश्चन बनेगा कि डीएनए का रेप्लिकेशन क्या कहीं रैंडम हो सकता है, अपने आप कहीं से स्टार्ट हो सकता है? बोले नहीं, डीएनए का रेप्लिकेशन एक स्पेशल जगह से स्टार्ट होगा जिसे ORI साइट कहेंगे। अगर ORI साइट खराब हो जाए, मान लीजिए क्वेश्चन में ये दे दिया कि मान लीजिए डीएनए में ORI साइट नहीं है, तो वो डीएनए रेप्लिकेट नहीं करेगा।
वो डीएनए रेप्लिकेट नहीं करेगा, ये नहीं है तो रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा ही नहीं। अब ओआरआई साइट का नंबर कितना होगा, ओआरआई साइट का नंबर कितना होगा, तो ध्यान से देखिए ओआरआई साइट का जो नंबर है अगर प्रोकैरियोट्स में पूछा जाए, प्रोकैरियोट्स में पूछा जाए तो याद रखिएगा ओनली वन, बस 1 होगा, क्योंकि डीएनए छोटा होता है, क्योंकि डीएनए छोटा होता है। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा गया यूकैरियोट्स में, हमारे अंदर हमारा डीएनए तो कई गुना बड़ा है, हमारा डीएनए तो बहुत बड़ा है ना, और एक ही जगह से अगर रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा तो काफी टाइम लगेगा ना, इसलिए यूकैरियोट्स के अंदर में मोर देन 1 ये याद नहीं करना है, 1000 है, 500 है, 600 ये नहीं याद करना है, बस ये याद रखना है एक से ज्यादा ओआरआई साइट, एक से ज्यादा होगा क्योंकि रेप्लिकेशन फास्ट हो सके। हाँ सिंपल, आपको एक 100 मीटर का रोड बनाना है, आपने एक मजदूर लाया, बनाने स्टार्ट किया, लेकिन अगर आपको 1 किलोमीटर का रोड बनाना है, बहुत बड़ा बनाना है, तो आप क्या करोगे, अगर स्मार्ट आदमी हो तो आप एक ही टाइम में 5 मजदूर लाओगे, तुम्हें बोलोगे तुम यहां से बनाओ, तुम यहां बनाओ, तुम यहां बनाओ, ऐसे बनाते जाओ, तो धीरे धीरे क्या होगा, एक साथ 5 मजदूर काम कर रहे हैं, उसने यहां बनाया, इतना पार्ट बनाया, तो धीरे धीरे बनते गए और एक कम टाइम में वो रोड कंप्लीट हो जाएगा, न तो एक साथ आता, धीरे धीरे बनते तो काफी टाइम लगता। तो ये क्वेश्चन बनेगा ओआरआई साइट क्या होता है, और सेकेंड क्वेश्चन बनेगा ओआरआई का नंबर कितने है। चलो फटाफट हैंड रेस करो, यहां तक समझ में आ गया, फटाफट हैंड रेस करो, यहां तक समझ में आ गया, ओआरआई साइट में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलो ठीक। अब देखिए ध्यान से, अब रेप्लिकेशन समझिए, ये देखिए ये डीएनए है, ये डीएनए है, ठीक है, ये डीएनए का डबल स्ट्रैंड, आपको ओआरआई साइट पता चल गया। सबसे पहले ध्यान से देखिए, सबसे पहले ये ओआरआई साइट है, यही है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट, यहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाएगा और होते होते फिर चारों तरफ हो जाएगा, यहां से स्टार्ट होगा फिर पूरे डीएनए को कवर कर लेगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए सर, सबसे पहले आएगा, सबसे पहले डीएनए के दोनों स्टैंड जो है आपस में जो हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े, इनको अलग कीजिए, इनको अलग कीजिए, दोनों स्टैंड को खोलिए। तो खोलने के 3 तरीके, पहला तरीका टेम्परेचर बढ़ा दीजिए, डीएनए के दोनों स्टैंड अलग हो जाएंगे। अरे ओआरआई साइट से रेप्लिकेशन स्टार्ट होना है तो डीएनए को खोलोगे तब तो होगा ना, तो सबसे पहला तरीका टेम्परेचर बढ़ा दो। कितना टेम्परेचर करना पड़ेगा, बहुत हाई टेम्परेचर, लगभग 90 डिग्री। सर 90 डिग्री अगर कर देंगे तो हमारा सेल ही मर जाएगा, हमारे अंदर जो एंजाइम वो तो डीनेचर हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे, तो ये तो सर खराब तरीका है ना। अब जो टेम्परेचर बढ़ा दो, सेल में 90 डिग्री समझ रहे, सेल ही जल जाएगा, खराब हो जाएगा, तो ये तरीका अच्छा नहीं। दूसरा तरीका है कि आप पीएच को बढ़ा दीजिए, बेसिक पीएच कर दीजिए, हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाएगा। लेकिन इतना ज्यादा पीएच बढ़ाना पड़ेगा, इतना ज्यादा बेसिक कंडीशन क्रिएट करना पड़ेगा कि उस बेसिक कंडीशन पे आपके एंजाइम, प्रोटीन वो भी खराब होने लगेंगे, तो ये भी खराब तरीका है। तो सेल ने सोचा सबसे अच्छा तरीका हम यहां करेंगे एंजाइम के हेल्प से। तो सबसे पहले एक एंजाइम आएगा डीएनए हेलिकेस, देखिए नाम में लिखा है डीएनए हेलिकेस, सबसे पहले आएगा एंजाइम डीएनए हेलिकेस। बोले ठीक, क्या करेगा, देखिए नाम में लिखा है, वो डीएनए का जो डबल स्टैंड है, डबल स्टैंड है उसे खोल देगा, खोल देगा, देखिए उसने खोल दिया। डीएनए का जो डबल स्टैंड है उसके हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ दिया, देखिए नाम में लिखा हेलिकेस। जो डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है उस दोनों हेलिक्स को, दोनों स्टैंड को, दोनों जो स्टैंड है उनको अलग कर दिया। हाँ, तो डीएनए हेलिकेस का काम ब्रेक द हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर दिया और ये लूप की तरह, बबल्स की तरह बन गए, बबल्स की तरह बन गए। बोले ठीक, लेकिन सर आपस में फिर से जुड़ भी तो जाएगा सर, यहां पर सर डीएनए सिंगल स्टैंडर्ड, यहां सिंगल स्टैंडर्ड, दोनों आपस में जुड़ भी तो सकते हैं सर। हाँ, इसलिए अब हमें एक एंजाइम यूज करना पड़ेगा। एक्चुअली में एंजाइम नहीं है, वो एक प्रोटीन है जो सिंगल स्टैंड के फॉर्म में डीएनए को पकड़ लेगा, नहीं तो डीएनए आपस में फिर से जुड़ जाते तो फिर से डबल स्टैंड बन जाता। तो यहां पर एक स्पेशल प्रोटीन यूज करेंगे, SSBP, सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन, देखो नाम में लिखा है
डीएनए को सिंगल स्ट्रैंड से बाइंड कर जाएगा। अगर बाइंड कर लिया, पकड़ लिया तो अब बताओ दोनों डबल स्ट्रैंड बन पाएगा क्या? सर नहीं बन पाएगा। यानी कि सबसे पहले आया डीएनए हेलिकेज, देखिए उसने हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ा, इधर भी आया डीएनए हेलिकेज, इस साइड भी आया, उसने हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ दिया, तो यहाँ पर बबल बन गए, दोनों स्ट्रैंड अलग हो गया। सर जुड़ भी जाएगा, हाँ दिक्कत तो है। तो हमने क्या किया, एक स्पेशल प्रोटीन जोड़ दिया, मतलब क्लिप लगा दिया, पिन मार दिया। हाँ SSBP, अब बेटा कैसे टूटेगा? हाँ अब तो नहीं, अब कैसे होगा? रीज्वाइन नहीं हो सकता। लेकिन प्रॉब्लम है, ध्यान से सुनो, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है, तुम घर में रस्सी है ना, रस्सी को ले, जो ऐसे उलझा हुआ है ना, 2 धागे वाला रस्सी, बोले ठीक, उसको खोलो, ऐसे खोलो, खोलो, फिर आगे बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। तो डीएनए क्या है? डीएनए तो क्वाइल्ड फॉर्म में है ना, डीएनए तो आपस में क्वाइल्ड फॉर्म में उलझा हुआ है, और धीरे धीरे रस्सी को खोलते जाओगे, मान लो रस्सी यहां तक खुल गई, मान लो रस्सी यहां तक खुल गई, तो प्रॉब्लम क्या होगा? डीएनए तो हेलिकल फॉर्म में, तो इसका जो भी क्वाइलिंग है वो इधर शिफ्ट कर जाएगा, इधर हो जाएगी सुपर क्वाइलिंग, ये इधर बहुत तेजी से क्वाइलिंग इधर शिफ्ट हो जाएगी। सोचो, धागा लो ना, उसको खोलते जाओ, तो इस साइड क्या होगा? धागा क्या होगा? सुपर क्वाइल्ड हो जाएगा, ओवर क्वाइलिंग होते जाएगी, और इतना होगा, लास्ट में इतना हार्ड हो जाएगा, ये पार्ट अपने आप टूट जाएगा। तो तुम खोलते जा रहे हो, ये डीएनए हेलिकेज आगे बढ़ रहा है, खोलते जा रहा है, तो इधर जो क्वाइलिंग था वो तो आपके लेफ्ट साइड और राइट साइड शिफ्ट हो गए, तो इधर डीएनए खूब ज्यादा क्वाइल हो गया, इसी को कहते हैं सुपर क्वाइलिंग। इसी को क्या कहा? सुपर क्वाइलिंग। हाँ अब क्या करें सर, डीएनए तो और उलझ गया, तो अब आगे रेप्लिकेशन कैसे होगा? तो हम यहाँ पे एक एंजाइम यूज करेंगे, जस्ट लाइक सीजर है, कैंची। बचपन में अगर ऐसा हुआ हो ना, धागा खोला, इधर सर खूब उलझ गया, क्या करोगे तुम? बोले सर कुछ नहीं करेंगे, यहां देखिए एक कैंची लाएंगे, कैंची से काट देंगे, ये देखिए कैंची से काटा, अगर ये पॉजिटिवली क्वाइल्ड हुआ होगा, मतलब क्लॉकवाइज खूब घूम गए होंगे, उसको धागे को काटा, एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो, उल्टे डायरेक्शन में घुमा दो, और वापस से जोड़ दो। पहले काटो, उल्टे डायरेक्शन में रोटेट कराओ, फिर से डीएनए को जोड़ दो, तो सुपर क्वाइलिंग हट जाएगी। तो यहां पे एक एंजाइम आएगा टोपोआइसोमेरेस, समझो फिर से, टोपोआइसोमेरेस ने क्या किया? 3 का, पहले डीएनए को काटा, यहां देखिए एक कट मारा, देखिए कट मारा, डीएनए अगर पॉजिटिवली साइड यानी क्लॉकवाइज घूम गया है, तो उसको उल्टे डायरेक्शन में घुमाइए, फिर वापस से जोड़ भी दीजिए, तो सुपर क्वाइलिंग रिमूव हो जाएगा। तो ये 3 आपको स्टेप याद रखने थे। पहला सीख लीजिए क्या क्या मैंने यूज किया। पहला क्या किया, आंसर बताइएगा। डीएनए के जो स्टैंड है, डबल स्टैंडर्ड, उन दोनों को, हाइड्रोजन बॉन्ड को खोला, पहला डीएनए हेलिकेज, डीएनए के दोनों स्टैंड को आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े थे, दोनों को अलग किया। दूसरा, आपस में जुड़ने का डर था, एसएसबीपी प्रोटीन से जोड़ दिया। तीसरा बोलिए, टोपोआइसोमेरेस से हमने सुपर क्वाइलिंग को हटा दिया। अब हमारा काम स्टार्ट हो जाएगा, हमारे पास डीएनए ऐसे बन चुके होंगे, देखिए हमारे पास डीएनए ऐसे बन चुके होंगे ना। अब क्या करना है, बहुत ध्यान से सुनना है। यहां पर कौन? डीएनए हेलिकेज, इधर हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ रहा है, डीएनए हेलिकेज इधर हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ रहा है, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। यहां पर कौन? एसएसबीपी, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। अब क्या हुआ, ये एक बबल का रूप ले लिए, एक बबल बन गया, खुल गया। अब हमें रेप्लिकेशन स्टार्ट कराना है। लेकिन आप बोले सर एनसीईआरटी में तो ये फिगर ही नहीं, एनसीईआरटी का फिगर तो अलग है। अब एनसीईआरटी के फिगर पे आते हैं। ये जो आपको रेप्लिकेशन बबल दिख रहा है, ये जो रेप्लिकेशन आपको बबल अभी जो दिख रहा है, उसे क्या करेंगे समझने के लिए, होता नहीं है ऐसा। ये जो रेप्लिकेशन बबल आपको जो दिख रहा है, उसे मैं
दो पार्ट्स में तोड़ूंगा, दो पार्ट्स में तोड़ूंगा, हाइपोथेटिकली कर रहे हैं, ऐसा होता नहीं है, समझने के लिए। एक पार्ट ये टूटेगा, इधर टूट गए, और एक पार्ट इधर टूटेगा, एक पार्ट इधर टूटेगा। तो देखिए कैसा स्ट्रक्चर बनेगा, देखिए ध्यान से, ये ऐसा, ठीक है, और इधर ऐसा स्ट्रक्चर बन गया। ये टूटता नहीं है, मैंने आपको समझाने के लिए। इलायास क्या नाम है, मैं रिमूव कर दूंगा, हाँ, या तो मैं क्लास छोड़ दूंगा, दो काम करेंगे, ठीक है, बदमाशी मत करो। यहां पर देखो, जो रेप्लिकेशन बबल है उसे मैंने समझने के लिए दो पार्ट्स में तोड़ दिया, तभी एनसीईआरटी का फिगर क्लियर हो। ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, इसी को कहेंगे रेप्लिकेशन फॉर्क। जो रेप्लिकेशन बबल था, मैंने समझने के लिए उसे दो पार्ट्स में तोड़ दिया, और ये एक बन गया रेप्लिकेशन फॉर्क। आपके एनसीईआरटी ने इसी फिगर को ऐसे बनाई, ऐसे बनाया वाई शेप्ड का। आपके एनसीईआरटी ने इसी फिगर को ऐसे बनाया, वाई शेप्ड का रेप्लिकेशन फॉर्म। कहां से आया, देखिए फिर से सीखिए, आपके एनसीईआरटी ने यही फिगर बनाया। तो हमें अब रेप्लिकेशन जो पढ़ना है, हमें जो अब रेप्लिकेशन पढ़ना है, वो पढ़ना है एक रेप्लिकेशन फॉर्क के बारे में, एक छोटे से टुकड़े का केवल पढ़ना है। अब टुकड़ा कैसे बना, ये मैंने पूरा डिटेल बता दिया। बच्चा रियलाइज नहीं कर पाता, लगता है कि डीएनए लिया और ऐसे खोल दिया, ऐसे कैसे खुलेगा? डीएनए तो डबल स्टैंड है, हमने खोला बीच से, उसको ऐसे हाइपोथेटिकल मान ले कि वो कट गया, एक पार्ट जो बना जहां हम रेप्लिकेशन पढ़ने वाले हैं, उसी को कहेंगे रेप्लिकेशन फॉर्क। तो जो बबल है वो दो रेप्लिकेशन फॉर्क में टूटेगा, और आपके सिलेबस 12 के सिलेबस में केवल इसके रेप्लिकेशन के बारे में पढ़ना है, केवल रेप्लिकेशन फॉर्क पे कैसे हो रहा है रेप्लिकेशन, बस वही पढ़ना है। ग्रेजुएशन में जाएंगे तो बबल के बारे में दोनों साइड का कहानी को पढ़ेंगे। चलो बताओ, यहां तक किसे किसे क्लियर है, फटाफट बोलिए। यहां तक किसे किसे क्लियर है, फटाफट हैंड रेज कीजिए। ठीक है, चलो तो ऐसा करते हैं कि अभी क्लास ये एंड होगी, आप इसी को रीज्वाइन कीजिएगा। मैं दे देता हूं 5 मिनट, पानी वानी पी लीजिएगा, थोड़ा सा टाइम दे देता हूं। तो 5 मिनट के बाद इसी लिंक पे ज्वाइन कीजिएगा। अगर इस लिंक पे ज्वाइन ना हो तो मैं एक नया लिंक जनरेट करके भेज दूंगा। दो ऑप्शन, इसी लिंक पे रीज्वाइन कीजिएगा जो आपको मिला है, जिसे अभी आपने ज्वाइन किया, 5 मिनट का टाइम देंगे। अगर ज्वाइन ना हो पाए, कभी कभी लिंक ज्वाइन नहीं हो पाता है, तो आप क्या कीजिएगा, थोड़ा देर वेट कीजिएगा, मैं नया लिंक आपके ग्रुप में भेज दूंगा। नया लिंक से आप यहाँ ऐड हो जाइएगा। अगर पहले उसी पे ट्राई करना है, पुराने लिंक पे, अगर नहीं हुआ तो नए लिंक मैं भेज दूंगा, उससे ज्वाइन हो जाइएगा। चलिए 5 मिनट का ब्रेक लीजिए, पानी वानी पी लीजिए। अब एनसीईआरटी के फिगर को पढ़ेंगे। अभी एनसीईआरटी का फिगर नहीं पढ़ा, अब रियल में एनसीईआरटी का फिगर 100% दिमाग में फिट होगा। चलो ठीक है, चलो एक बार हैंड रेस कर दो और लीव हो जाओ, 5 मिनट के बाद ऐड होगी। ठीक है, एक बार हैंड रेस करो, ठीक है, यानी समझ में आ रहे हैं आप। चलिए ठीक है, लीव 5 मिनट्स का वे ले लीजिए ब्रेक का।